class क्या कर रहे थे? We were reading the chapter from the diary of Anne Frank, है ना? तो कोई है जो अभी तक हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, कहाँ तक हम लोग पहुंचे उसके बारे में, एन फ्रैंक के बारे में, जिसको कुछ पता हो कोई बताना चाहेगा? Who was Anne Frank? Why are we all reading this diary of Anne Frank? कोई बताना चाहेगा? बताना किसी को? बताना है किसी को? नाम लिखा ना? नाम देना है वो लिखना। हाँ लिख दे। कुछ और लिखने बस लिख दे। ये लिख यहाँ मत करिए सर। ये लिख दिए। यहाँ करिए। Yes, any student? कोई बताना चाहेगा about Anne Frank, जहाँ तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है? वहीं पे बनाइए ना। So why Anne starts writing a diary and diary writing क्यों शुरू करती है? And before writing a diary, she says that it is a strange experience for her, है ना? So why is it strange experience? ये जो डायरी लिखना शुरू कर रही है तो उसने पहले बोला that it is a strange experience for me to start writing a diary. तो ये एक्सपीरियंस उसके लिए स्ट्रेंज क्या है? शी गिव्स द रीजन आल्सो. रीजन क्या देती है? दैट बिकॉज not because I have never written a diary. One thing is that she has not written a diary earlier. एक उसने पहले कभी कोई डायरी नहीं लिखा है. And the second thing is that after writing this diary, neither I will be interested nor anyone will be interested in my diary or in my thoughts written in the diary. है ना? वो क्या बोलती है कि एक बार जब मैं ये डायरी लिख लूंगी उसके बाद फिर ना ही मैं इसको वापस से पढ़ने वाली हूँ, मेरे अपने थॉट्स को. मैडम आवाज नहीं आ रही है. तो कोई और भी कोई नहीं, ना ही कोई दूसरा इंसान इंटरेस्टेड होगा मेरे थॉट्स के बारे में और ना ही मैं खुद इसको कभी पढ़ूंगी. ठीक है? इसलिए वो क्या बोलती है? दिस इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी टू राइट इन अ डायरी. मेरे ख्याल से वहीं से. यस. तो अभी तक उसने एन फ्रैंक ने क्या बताया? that she has started writing a diary and she also realizes one thing, that paper has more patience than people. So first point we can write that writing in a diary is a strange experience for Anne Frank. And second thing is, what does she realize? She realizes that paper has more patience than people. Paper has more patience than people. ये बात उसने क्यों बोला that paper has more patience than people? Because कोई बताएगा ये लाइन वो क्यों बोलती है paper has more patience than people? I've explained this in the last class. She realizes that paper has more patience than people. Why? And how?
तो पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. व्हाई? बिकॉज पेपर जो है, जब हम किसी अपने थॉट्स को, अपने जो भी हमारा थॉट्स है, जो भी इमोशंस है, उसको जब हम पेपर पे अगर लिख रहे हैं, सो पेपर विल नेवर गेट बोर्ड. अ पर्सन कैन गेट बोर्ड. वो परेशान हो सकता है कोई भी इंसान, सुनते सुनते बोर हो सकता है, या फिर ना सुने उठकर चला जाए, उसे कोई काम हो. बट पेपर क्या है, पेपर कहीं नहीं जाएगा. इट विल बी विथ यू फॉर एवर. एंड दूसरा क्या डर होता है, दैट यू कैन नॉट शेयर विथ एनी पर्सन. कि एक कोई सीक्रेट शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एक डर रहता है कि वो शायद दूसरों को जा करके बता देगा. बट विथ पेपर ऐसा कोई डर नहीं है. पेपर पे आप जो भी लिखोगे, ये कहीं पे जा करके आपके सीक्रेट को डिस्क्लोज नहीं करेगा. सो इट हैज मोर पेशेंस देन पीपल. ठीक है. सो फर्स्ट two paragraphs we have read in the last class. So now I will start from now. I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So the reason to keep a diary for Anne Frank ने डायरी क्यों रखना शुरू किया, क्यों लिखना शुरू किया? So what was the reason? Because she does not have any friend, है ना? Anne Frank starts writing a diary because she does not have any friend, है ना? She does not have any friend. ठीक है. क्या जरूरत पड़ा? What prompted her? What encouraged her? Prompt करना. Prompt मतलब, prompt एक वर्ड है ना यहाँ पे. Prompted me. Prompt मतलब encourage करना. ठीक है. या इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं प्रोत्साहित करना. ठीक है. तो क्या ऐसी क्या रीजन था, ऐसा क्या चीज था जिसमें एन फ्रैंक को प्रॉम्प्ट किया, उसे एनकरेज किया कि उसे एक डायरी रखनी चाहिए? क्या रीजन था? बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड. उसके पास कोई दोस्त नहीं थे. दैट इज वाई शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी. Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. So now she is trying to make it more clear. वो और इसको अच्छे से explain कर रही है कि किसी भी इंसान को, no one will believe that a 13-year-old girl does not have anyone, है ना? And she is living alone. तो किसी को ऐसा believe नहीं हो सकता कि एक 13 साल की लड़की के पास कोई नहीं है, वो एकदम अकेली रह रही है. तो इस चीज को वो और क्लियर बता रही है कि मेरे पास कोई फ्रेंड क्यों नहीं है. सो आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स. तो नाउ शी इज सेइंग दैट उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, और उसकी बहन भी है, एक उसकी बड़ी बहन है, एंड शी इज 16 years old. और उसके अलावा करीब कितने 30 people, 30 लोग ऐसे हैं जिसे एन फ्रेंड कहती है, फ्रेंड बुला सकती है. लेकिन फिर भी उसने क्या बोला कि उसके पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. लेकिन उसके पास कुछ 30 लोग हैं जिसे वो दोस्त बुलाती है, बट फिर भी वो उनको एक ट्रू फ्रेंड नहीं मान सकती, है ना? एक सच्चा दोस्त नहीं मान सकती, इसलिए उसने डायरी लिखना शुरू किया. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मतलब क्या बोलती है कि मेरी एक फैमिली है. आई हैव अ फैमिली, मेरा पूरा परिवार है, मेरी आंट्स हैं, आंटी हैं, और एक अच्छा घर है. आई हैव अ गुड होम ऑल्सो. नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. तो वो क्या बोलते हैं ऑन द सर्फेस? ऑन द सर्फेस का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, बाहर से देखने पे.
बाहर से देखने पे क्या दिखेगा, दैट मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव अ सिस्टर, आई हैव सम 30 पीपल whom आई कैन कॉल फ्रेंड्स, है ना, और उसके अलावा आई हैव आंट एंड आई हैव अ गुड होम ऑल्सो। बट स्टिल ये सब सारी चीजें बाहर से देखने पे लगती हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, वन ट्रू फ्रेंड, है ना, क्या नहीं है, वन ट्रू फ्रेंड, मतलब एक सच्चा दोस्त। दोस्त है उसके काफी, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके। ठीक है, all I think about when I am with friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closure, and that's the problem. So she spends her time with her friends. वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताती है, लेकिन उस पूरे टाइम में वो क्या बातें करती है, तो डेली का जो रूटीन है, सिर्फ वही सारी बातें वो दोनों वो एन और उसके दोस्त सिर्फ डेली के जो जनरल बातें, नॉर्मल बातें हैं, वही सारी बातें वो लोग करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ऑर्डिनरी थिंग्स, मतलब साधारण चीजों के अलावा वो एक्स्ट्रा अगर अपना कुछ फीलिंग, अपना कोई इमोशन शेयर करना चाहे, तो वो चीज अपने फ्रेंड्स के साथ वो शेयर नहीं कर पाती है। maybe it's my fault that we don't confide in each other. So maybe now Anne says that maybe it is my fault, ये मेरी कमजोरी है, मेरी गलती है, that I don't feel sharing with them, sharing my feelings with them. तो शायद मेरी ही गलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, in any case that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. So she says that these are इसी तरह से सारी चीजें चल रही हैं। I cannot share my feelings with my friends, I don't have any true friend, and तो ये सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं, इसीलिए मैंने क्या रखना शुरू किया, एक डायरी रखा और मैंने डायरी लिखना शुरू किया, बिकॉज आई डोंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड। तो डायरी को ही उसने अपना क्या बना लिया, एक दोस्त बना लिया। ठीक है, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. So उसने क्या किया, she gives a name to her diary. She gives a name to her diary, and what name she gives? She calls it Kitty. And gives a name to her diary. And calls it Kitty. Calls it Kitty. है ना, why उसने नाम क्यों दिया, डायरी को एक नाम क्यों दिया उसने, कोई बता सकता है यहाँ पे इसके पीछे का रीजन, लॉजिक क्या था उसको एक नाम देने का? कोई स्टूडेंट? अच्छा, कोई एक भी आंसर नहीं कर रहा। चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्या प्रॉब्लम है कुछ? मैम दोस्त बनाने के लिए उसको नाम दिए थे। हाँ, उसको दोस्त बनाने के लिए, वेरी गुड। तो उसके पास एक दोस्त नहीं था, एक सच्चा दोस्त नहीं था एन के पास। तो उसने डायरी में डायरी क्यों चाहिए था उसे, डायरी इसलिए चाहिए था ताकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल सके। तो जब डायरी को एक दोस्त की तरह वो समझती है, एक दोस्त की तरह उसको ट्रीट करती है, इसलिए उसने उसे एक नाम दे दिया, और नाम क्या दिया, किटी। ठीक है, ओके। सो
कोई एक स्टूडेंट पेज नंबर 51 से स्टार्ट करना पढ़ना शुरू करेंगे, सिंस नो वन वुड। यस, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग? कोई पढ़ना चाहेगा इससे आगे? यस। मैम पेज नंबर? पेज नंबर 51। तो कहाँ से पढ़ना है? शुरू से, सिंस नो वन हाँ। वुड। यस यस, शुरू से। बैठ चल रहे हैं ना। सब इतनी मोटी मोटी बैठी। अच्छा। Since no one would understand a word of my story to Kitty, if I were to plug right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. My father, the most adorable father I have ever seen, did not marry my mother until he was 36 and he was 25. My sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. My mother visited Holland, went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. Margaret went Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. I started right away at the Monterey's nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 66th form, my teacher was Mrs. Puperas and head mistress at the end of the year. We were both in tears as we said a heartbreaking farewell. In the summer of 1941, grandmother fell ill and had to have a operation. So many birthday passed with little celebration. Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up from the other, and grandma's candle was lit along with the rest. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn detection of my diary. ओके, बट व्हेन यू रीड एनीथिंग, जब आप कुछ भी कोई भी चीज पढ़ते हो तो वहां पे कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है कि पढ़ने के बाद वो जो जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो वहां पे आपको हल्का सा रुकना है, एक पॉज लेना है। इस तरह से एकदम स्पीड में पढ़ने से वो एक रीडिंग का प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑन, अब जो भी आप लोग पढ़ोगे तो कहाँ पे कॉमा है एंड कहाँ पे फुल स्टॉप है, उस चीज को आप लोग फोकस करेंगे, ठीक है, रीडिंग करते टाइम। सो Anne has started writing a diary and she has given a name to her diary. उसने एक नाम दिया है अपने डायरी को, क्या नाम दिया है? किटी। So since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. So उसने एन क्या बोलती है दैट अगर मैं सीधा डायरी में लिखना शुरू कर दूं अबाउट माय फीलिंग्स, अबाउट माय इमोशंस, तो किसी को भी अगर कोई मेरी डायरी को बाद में पढ़ता है तो नो वन विल अंडरस्टैंड अ वर्ड, किसी को मेरा एक बात भी समझ नहीं आएगा। सो इट इज बेटर टू प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ माइंड, है ना। वो क्या बोलती है कि इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, अपने बारे में, मेरे पूरा फैमिली के बारे में एक छोटा सा एक पार्ट बताना चाहिए अपने फैमिली के बारे में, अपने बारे में। तो फिर वो अपने पूरे परिवार के बारे में बताना शुरू करती है। माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन।
तो उसके फादर जो है वो उसको बहुत पसंद है, शी अडोर्स हिम एंड वो बहुत प्यारे हैं उसके फादर. Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. So when Anne's mother was 25 and his father was 36. So at this age they both married each other. And my sister Margaret, है ना? Who is her sister? Margaret is the elder sister of Anne, है ना? She is the elder sister of Anne. She was born in Frankfurt in Germany in 1926. So Margaret was born in 1926 और कहाँ पे उसका जन्म हुआ था? जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, ठीक है? I was born on 12 June 1929 और एन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? Anne was born on Anne was born on 12th June 1929, है ना? I lived in Frankfurt until I was 4. So जब वो 4 साल, जब तक वो 4 साल की थी तो एन कहाँ पे रह रही थी? वो लोग कहाँ रह रहे थे? फ्रैंकफर्ट में, ठीक है? My father emigrated to Holland in 1933 और 1933 में उसके फादर जो हैं एन के फादर वो एमिग्रेट किए, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाकर के शिफ्ट हुए. तो वो कौन से ईयर में? 1933 में, ठीक है? My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. So in the when his father, Anne के father जब शिफ्ट किए हॉलैंड में, तो उनकी माँ भी उनके साथ चली गई. एंड द बोथ सिस्टर्स मार्गरेट एंड एन, ये दोनों किसके साथ रह रहे थे? अपनी ग्रैंड मदर के साथ एचेन में रह रहे थे. Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret. So Margaret जो है वो एन से पहले हॉलैंड गई. वो कब गई? वो दिसंबर में, है ना? वो मार्गरेट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई अपने मम्मी पापा के पास. और फिर एन को कब ले जाया गया अपने माँ बाप के पास? फरवरी में, जहां उसे when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret, जहां पे मुझे एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहां पे रखा गया, टेबल पे मार्गरेट के बर्थडे के प्रेजेंट के रूप में मुझे वहां पर ले जाया गया. I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6. And when she went to Holland, she started her school. She took admission in nursery. उसका नर्सरी में एडमिशन हुआ और वो उसने स्कूल स्टार्ट किया. और वो जब 6 साल की थी, until she was 6, वो वहीं पे रही उसी स्कूल में. At which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Cuperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So after completing her primary school, जब वो प्राइमरी स्कूल अपना कंप्लीट कर लिया, तो उसकी वहां पे जो हेड मिस्ट्रेस थी, वो उनका नाम क्या था? मिसेस क्यूपरस, ठीक है? मिसेस क्यूपरस उनकी हेड मिस्ट्रेस थी. और वो जब उसने वो स्कूल छोड़ा, मॉन्टेसरी स्कूल जब उसने छोड़ा, तो वो उसे काफी बुरा लगा. वो एन एंड उसके टीचर दोनों काफी रोए एक दूसरे के लिए. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. So 1941 में जो एन की दादी हैं, ग्रैंडमा है, उन्हें वो बीमार पड़ गई. और इस तरह से एन का जो बर्थडे था, आने वाला बर्थडे, वो बिल्कुल प्लेन सा बीता, सूखा सा, कोई भी सेलिब्रेशन, एक छोटा सा बस सेलिब्रेशन हुआ. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942 और उनकी दादी माँ का डेथ हो गया कब? 1942 में. No one knows how often I think of her and still love her. So Anne is very close to her grandmother. She loves her and she misses her also.
This birthday celebration is in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. So 1941 का जो उसका बर्थडे था एन का, वो काफी छोटे से सेलिब्रेशन के साथ कंप्लीट हुआ, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए 1942 मतलब नेक्स्ट ईयर जो एन का बर्थडे मना, उसमें अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, और साथ ही उसकी ग्रैंडमा का कैंडल भी उसके फैमिली के साथ साथ जलाया गया था। ठीक है, उसके फैमिली के बाकी लोग जो जितने लोगों ने कैंडल जलाया, तो उनमें एक उनकी ग्रैंडमा का भी कैंडल जला था, टू मेक श्योर हर प्रेजेंस, है ना, मतलब ऐसा फील करने के लिए कि ग्रैंडमा अभी भी प्रेजेंट है हमारे साथ। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो फिर क्या बोलती है, और फिर फैमिली में कितने लोग बचे? सिर्फ 4 लोग बचे, तो हम चारों काफी अच्छे से रह रहे हैं। और आज का डेट क्या है? कौन से डेट पे एन ने डायरी लिखना शुरू किया? 20th जून 1942। मैम आंसर लिखवा रहे हैं? नहीं, ये पॉइंट्स है। क्या है? पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चैप्टर का, आंसर नहीं है। एंड स्टार्टेड राइटिंग डायरी on 20th June 1942। तो यहाँ पे देखो 12 जून को एन का बर्थडे है, ठीक है, 12 जून को एन का बर्थडे है, और उसने 20 जून को फिर डायरी लिखना शुरू किया। तो ये जो डायरी थी, और 1942 में, मतलब इस समय वो कितने साल की थी? 13 साल की थी। तो उसको बर्थडे में उसको एक प्रेजेंट मिला था डायरी, और उसने उसी दिन से सोचा कि मैं अब डायरी लिखना शुरू करूंगी। सो अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, जिस तरह से एन ने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया, तो एक बात का पता चलता है कि कौन सा चैप्टर का है? कौन सा स्कूल है? आरके सर्वोदय +2 हाई स्कूल सतबरवा। आप लोग लास्ट क्लास में नहीं थे? नहीं थे। बोर्ड पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, चैप्टर 4, क्लास 10। ओके, सो अभी एन फ्रैंक जो है वो बस 13 साल की है, और जिस तरह से उसने लिखा है अपने फीलिंग्स को, जिस तरह से वर्ड्स का सिलेक्शन है उसका, वो एक काफी मैच्योर लेवल को दिखाता है। ठीक है, मतलब कोई एक बड़ा आदमी जिस तरह से एक इस अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को वर्ड्स में जैसे डालता है, उस तरह से एन ने पूरे डायरी में अपने बारे में लिखा है। ठीक है, तो ये चीज बताता है कि एन का एक ये भी एक रीजन है कि एन फ्रैंक का डायरी इतना फेमस क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि उसने काफी कम एज में डायरी लिखना शुरू किया, और उसने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं अपनी डायरी में, वो एक उस एज के 13-14 साल के बच्चे के लिए उतनी बड़ी बड़ी बातें सोचना पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज ये पता चलता है कि एन जो है, एन फ्रैंक का जो टैलेंट था, अपने एक्सप्रेशन का जो टैलेंट था, ठीक है, वर्ड्स के थ्रू जो एक्सप्रेस करती थी, जो डायरी जिस तरह से वो लिख रही है, तो वो एक टैलेंट बहुत अलग था। ये एक रीजन है कि उसका डायरी जो है इतना फेमस हुआ, और आज पूरे वर्ल्ड में इस डायरी को पढ़ा जा रहा है। ऐसे हम लोग अगर चैप्टर को देखें, तो शुरुआत में ही एक लाइन उसने लिखा है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। So this whole line, this sentence has a very deep meaning. ठीक है, इसको अगर हम लोग सोचे तो ये काफी, इसका मीनिंग बहुत डीप है। यहाँ उसने इतना सिंपल सा लाइन बोल दिया, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एंड इट इज ट्रू ऑल्सो। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग सोचे तो हाँ, ये सही है कि पेशेंस ज्यादा होता है पेपर के पास। तो इस तरह के लाइंस जो हैं, इस तरह से जो एक्सप्रेशन है अपने वर्ड्स को बताने, या फिर जिस तरह से उसने अपने हिस्ट्री को बताया, अपना पूरा लाइफ एक छोटा सा एक सिंगल पेज में जो उसका पूरा लाइफ उसने अपना एक ब्रीफ स्केच दिया है, उसको भी उसने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है। ठीक है, तो ये सारे जो टैलेंट है, ये सारा जो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है एन फ्रैंक का। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज उसका डायरी जो है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है और सभी लोग आज उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इन पेज 51, पेज 51 we have completed. Now page 52, page number 52, Saturday 20th June 1942, dearest Kitty. So now she starts writing a letter to the diary to her friend Kitty. वो क्या करती है, वो पहले डायरी लिखने से पहले उसने क्या किया, एक ब्रीफ स्केच दे दिया अपना 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 हिस्ट्री के बारे में उसने बता दिया, अपने फैमिली के बारे में उसने बता दिया। वाई? ताकि जब कोई दूसरा आदमी मेरे डायरी को पढ़े, कोई और डायरी को पढ़े, तो उसे मेरे बारे में हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, कि एन फ्रैंक कौन थी, उसका फैमिली कैसा था, उसने डायरी में इस तरह की बातें क्यों लिखी हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए उसने क्या किया, अपना एक हिस्ट्री बता दिया, अपना एक ब्रीफ स्केच अपने लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में एक छोटा सा स्केच दिया है अपना। और अब वो क्या कर रही है, अपनी किटी को, अपनी डायरी को एक लेटर लिखती है। ठीक है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का क्या मतलब है? क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ये एक्सप्रेशन है किस चीज को बताने के लिए? क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है डर से कांपना। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन उसने यूज किया है क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ये इस तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो क्या बताता है, दैट एन फ्रैंक इज मोर मैच्योर देन हर एज। उसका जो एज है 13 साल का, उससे वो ज्यादा मैच्योर, उसका दिमाग बहुत ज्यादा है, और वर्ड्स के साथ वो बहुत ज्यादा वर्ड्स वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है अपने फीलिंग्स को वर्ड्स के साथ। तो क्या बोलते हैं, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड who will move up to the next form and who will be kept back. So वो क्या बोलती है किटी को कि मेरा पूरा क्लास, जो पूरा क्लास है वो डर से कांप रहा है। क्यों कांप रहा है, रीजन क्या है उसका? तो ऑब्वियसली द रीजन इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग, मतलब आने वाला जो मीटिंग है टीचर्स का जो मीटिंग है, जिसमें टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन वापस से इसी क्लास को रिपीट करेगा। यस, लेस्लीगंज स्कूल, लेस्लीगंज स्कूल, फ्रंट बेंच पे जितने 3 लोग बैठे हैं, सेकंड बेंच, फर्स्ट सेकंड बेंच, एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे। उसने एन का अपने डायरी का नाम किटी क्यों रखा था? अपनी डायरी का नाम उसने किटी क्यों रखा था? आप सभी के पास अगर बुक है तो आप लोग प्लीज बुक में ध्यान दीजिए, बात मत करिए इधर उधर। सो नेक्स्ट क्या होने वाला है, मीटिंग होने वाला है टीचर्स का, जिसमें टीचर्स क्या डिसाइड करेंगे कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा। तो जो रिजल्ट आने वाला है उसके वजह से एन का जो पूरा क्लास है वो बिल्कुल डरा हुआ है। Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday savings on their bet. तो और क्लास में क्या चल रहा है, क्लास में लोग बेट लगा रहे हैं। बेट लगाना मतलब, बेट लगाना मतलब क्या होता है बताओ आप लोग? शर्त लगाना। शर्त लगाना। लोग क्या कर रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं कि कौन प्रमोट होगा, कौन इसी में रह जाएगा। और जो 2 लड़के हैं वो क्या, उसमें उन्होंने क्या किया है, अपने छुट्टी में उनके जितने छुट्टी के लिए उन्होंने जितने पैसे जमा किए थे हॉलीडे के लिए, उसे क्या कर दिया है, पूरा का पूरा बेट में उन्होंने पैसा लगा दिया है। From morning to night, it's you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. So सुबह से लेकर शाम तक पूरे टाइम स्कूल में क्या चलता है कि तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा, तुम फेल हो जाओगे, बस यही सारी चीजें पूरे क्लास में चल रही हैं। Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down.
if you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. So what does Anne say? क्या बोलती है कि मेरे हिसाब से क्लास का जो 1/4 पार्ट है ना, मतलब 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास के, उनको इसी क्लास में रह जाना चाहिए, क्योंकि वो काफी बेवकूफ है ना, वो लोग बहुत बेवकूफ है, और वो चाहे तो मतलब अगर टीचर्स चाहे तो वो लोग, उन लोगों को इसी क्लास में रहना चाहिए, उन लोगों को प्रमोट नहीं होना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. तो टीचर्स के बारे में वो क्या बोलती है? टीचर्स क्या है? द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स. अनप्रेडिक्टेबल मतलब, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? असंभावना. असंभावना. तो बोलना है, बोलो. बताया क्या रहा था? अनप्रेडिक्टेबल मतलब जिसके बारे में पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, किसी तरह का कोई भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं. अनप्रेडिक्टेबल मतलब टीचर्स क्या करेंगे, किसको पास करेंगे, किसको फेल करेंगे, ये स्टूडेंट्स को जान पाना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल है. इसीलिए वो क्या बोलती है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. I am not so worried about my girlfriends and myself. We'll make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. So what does she say? She says that I'm not worried about myself. मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा है, ना ही मेरे फ्रेंड्स के लिए डर लग रहा है. हम लोग तो पास कर जाएंगे. we'll make it to the next class, but the only subject I am not sure about is maths. तो एक ही सब्जेक्ट है जिसके लिए डर लग रहा है, और वो सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. तो हम लोग तब तक क्या कर सकते हैं? सिर्फ वेट ही कर सकते हैं. और हम एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को यही बोलते रहते हैं कि हमें डरना नहीं है, बस वेट करना है अपने रिजल्ट का, एंड वी विल मेक इट. आई गेट अलोंग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स. देयर आर 9 of them. सो एंड जिस स्कूल में अभी पढ़ रही है वहां पे 9 टीचर्स हैं, और सभी टीचर्स के साथ एंड फ्रैंक का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है. 7 men and 2 women. उसमें 7 टीचर्स जो है वो मेल टीचर्स हैं, एंड 2 टीचर्स आर फीमेल टीचर्स. Mr. Casing, an old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. So सारे टीचर्स के साथ एंड फ्रैंक का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, बट देयर इज ओनली वन टीचर, और उनका नाम क्या है? मिस्टर केजिंग, है ना. मिस्टर केजिंग का उसे एंड फ्रैंक को क्यों नहीं पसंद करते हैं? क्योंकि वो क्लास में बहुत बातें करते हैं. He talks too much in the classroom. यही रीजन है कि मिस्टर केजिंग एंड हमेशा चिढ़े रहते हैं, उसको डांटते हैं. And he is the math teacher of Anne. मैम आपका आवाज मैम आवाज नहीं आ रहा है. बोलिए ठीक करते रहे. अभी आवाज आ रहा है? यस मैम. ओके. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? I would worry about that later, I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. So Anne का क्या आदत था? वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, है ना, बहुत ज्यादा बात करती थी. तो जो टीचर थे उसके, मैथ्स के टीचर थे, उसने कई बार उसे वार्निंग दिया, बट एन फ्रैंक जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी अपने बात करने की आदत को, और वो बहुत बात करती थी. तो कुछ वार्निंग्स के बाद मिस्टर केसिंग ने उसे क्या पनिशमेंट दिया? उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लिख करके लाना है? एक एसे लिखना है, और एसे का टाइटल क्या होगा? अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का क्या मतलब होता है?
चैटर बॉक्स, मैं मारने के लो लस्सा भाग गया। क्या? दान बेटी, चैटर बॉक्स का क्या मतलब है? दान बेटी, दान पेटी? नहीं नहीं, दान पेटी नहीं, वो चैरिटी बॉक्स हुआ दान पेटी। चैटर बॉक्स का मतलब है यहाँ पे बातूनी, जो बहुत बात करे, ठीक है। आप जूनियर क्लासेस में आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, बातूनी कछुआ, पढ़ा था? जब आप 2, 3, 4 क्लासेस में होंगे, आपने एक कहानी पढ़ी होगी, कछुए की कहानी, जो काफी बहुत बात करता था, बातूनी था। तो वही बातूनी है यहाँ पे। चैटर बॉक्स का मतलब होता है बातूनी। तो मिस्टर कीजिंग ने क्या किया लास्ट में, उन्होंने एक होमवर्क दे दिया, एक टास्क दे दिया पनिशमेंट के रूप में। और क्या बोला उन्होंने कि इस टॉपिक पे आपको क्या करना है, एन को क्या करना था, एक ऐसे लिख करके लाना था। सो एन भी सोच रही है, शी इज थिंकिंग कि चैटर बॉक्स के बारे में क्या ऐसे लिख सकते हैं, बट उसने साइलेंटली उस नोट को, उस होमवर्क को, उस कमांड को उसने अपने कॉपी में नोट किया और उसे बैग में डाल दिया, और फिर कोशिश किया कि वो शांत रह सके, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 51। पेज नंबर 51 में 5 क्वेश्चन है, आप लोग उसको प्रिपेयर करके रखो, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। So that's all for today's class.